ये है भारत यानी इंडिया। अब इंडिया के ईस्ट में करीब 1800 किलोमीटर दूर ये है अंडमान आइलैंड्स। ये आइलैंड्स इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है और यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े गांव भी मौजूद हैं। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नजर आता है। ये शहर बहुत ज्यादा एडवांस तो है ही, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये एयरपोर्ट ही है जो कि अंडमान आइलैंड्स को पूरी दुनिया से कनेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर दिन और हर रात दुनिया भर के जहाज यहाँ पर लैंड करते हैं और लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते ही रहते हैं। बट यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर ये है एक आइलैंड, और इस आइलैंड पर इंसानों की वो सिविलाइजेशन रहती है जिन्होंने इस दुनिया में रहने के बावजूद भी अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। जहाँ पर एक तरफ पूरी दुनिया दिन ब दिन टेक्नोलॉजी की वजह से बदलती जा रही है, जबकि वहीं पर दूसरी तरफ इस आइलैंड पर बसने वाले लोग बाइक, कार और मोबाइल फोन तो दूर की बात कागज और पेंसिल के बारे में भी नहीं जानते हैं। अब इस बात से साफ साफ मालूम पड़ता है कि यहाँ के लोग फार्मिंग यानी खेती बाड़ी के बारे में भी कुछ नहीं जानते, यानी ये लोग खुद से कोई चीज उगाकर उसे खाने की एबिलिटी भी नहीं रखते हैं। आखिर ये हम इंसानों की कौन सी सिविलाइजेशन है? ये लोग बिना कोई चीज उगाए क्या खा पी कर अपना गुजारा करते होंगे? इससे भी बड़ी बात यह कि पिछले लाखों सालों से ये लोग जस्ट इस 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए आइलैंड के इस पेड़ों से भरे जंगल में समंदर के बीचों बीच सर्वाइव कर रहे हैं। यही वजह कि यहाँ पर ना किसी ड्रोन और ना ही किसी सैटेलाइट की मदद से देखा जा सकता है, और ये लोग जस्ट इस जंगल की वजह से ही छुपते आ रहे हैं। ये लोग इतने ज्यादा डेंजरस हैं कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज के टाइम पर यहाँ पर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, और जिसने भी यहाँ पर जाने की हिम्मत की है उसको इन लोगों ने यही किनारे पर मारकर लटका दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और की नहीं बल्कि इंडियन टेरिटरी के हिस्से में आने वाले इस नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड की बात कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में दोस्तों बात है साल 1771 की। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सर्वे शिप इस नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के पास से गुजरने लगती है। तो शिप पर मौजूद लोगों ने इस छोटे से आइलैंड पर किसी रोशनी को ऑब्जर्व किया। अब ये रोशनी किस चीज की थी ये तो मालूम नहीं पड़ा, बट उस टाइम पर इस तरह के छोटे छोटे आइलैंड पर ट्राइब्स और अलग अलग प्रजातियों का रहना एक नॉर्मल सी बात थी, एंड इसी वजह से इस वेसल ने इस आइलैंड की तरफ ज्यादा फोकस नहीं किया। मगर ये पहली बार थी कि किसी को इस आइलैंड पर कुछ दिखा था। साल 1867 में जब इंडिया पर ब्रिटिश का राज था, तब इनकी एक शिप इंडिया से अंडमान आइलैंड्स जा रही थी। तो रास्ते में नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के करीब आकर वो किसी वजह से खराब होगी। इस शिप में 106 ब्रिटिश और इंडियंस मौजूद थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये आइलैंड बेआबान और खाली पड़ा है और शायद यहाँ पर कोई भी नहीं बसता, मगर उनकी ये सोच कुछ ही टाइम के बाद बदलने वाली थी। रेस्क्यू के इंतजार में इन लोगों ने कुछ दिन के लिए यहाँ पर सरवाइव करने का फैसला किया। इनको यहाँ पर 2 दिन तो गुजर गए, मगर तीसरे दिन इन लोगों पर आइलैंड में छुपे हुए इस ट्राइब कबीले के लोगों ने तीरों से हमला कर दिया। इस टाइम पर कई सारे लोग मारे गए, जबकि कुछ लोगों को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। अब नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के साथ दुनिया का ये पहला कॉन्टेक्ट था जो कि खून खराबे पर आकर खत्म हुआ। फिर आने वाले 13 सालों तक किसी ने भी यहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं की। फिर साल 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड्स का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इस इंसान का नाम मॉरिस विडाल पोर्टमैन था, और इसने इस नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर जाने का फैसला किया बिकॉज ये पोर्टमैन वो सारा एरिया खुद देखना चाहता था जिसका इसको क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया था। इसका प्लान था कि वो इस प्रजाति यानी कबीले के कुछ लोगों को किडनैप करके अंडमान ले आएंगे, इनकी प्रॉपर देखभाल करेंगे और फिर इन लोगों को एक अच्छे मैसेज और पैगाम के साथ इनके आइलैंड्स पर वापस भेज देंगे। और इनका सोचना था कि शायद इस प्लानिंग के जरिए वो इस खोए हुए ट्राइब के लोगों के साथ अच्छा कॉन्टेक्ट बना सके और उनको ये बता सके कि वो भी हमारी तरह के ही इंसान है। अब पोर्टमैन इस नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर जाता है और कई दिन तक इस कबीले से इस ट्राइब से छुपता रहा। फिर एक दिन इनको यहाँ पर एक फैमिली नजर आती है जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। अब पोर्टमैन ने इस फैमिली को किडनैप करने का फैसला किया। उन्होंने इस पूरी फैमिली को किडनैप किया और उन्हें अंडमान लेकर आ गए। अब इन किडनैप किए हुए लोगों का हिस्ट्री में पहली बार बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ था। तो दुनिया भर में फैली हुई कई सारी बीमारियां इनकी बॉडी के लिए बिल्कुल ही नहीं थी। इन बच्चों का माँ बाप ज्यादा एज या उम्र होने के कारण बीमारी को लपेट में आ गया और जान की बाजी हार गया। अब इस पोर्टमैन को ये सब कुछ करके बहुत ज्यादा रिग्रेट पछतावा हुआ और उसको उसका प्लान साफ साफ फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने चारों बच्चों को गिफ्ट्स दिए और उनको वापस उनके अपने आइलैंड पर भेज दिया। अब पोर्टमैन ने अपनी डायरी में लिखा कि हमारा मिशन फेल हो गया है, हमने इन लोगों के दिलों में ज्यादा नफरत और डर भर दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि इन लोगों को उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया जाए। अब ये भी हो सकता है कि वापस लौटने वाले इन बच्चों ने अपने पूरे ट्राइब में ये बाहरी दुनिया का वायरस फैला दिया हो, जिसकी वजह से इस ट्राइब के कई सारे लोग मारे जा चुके होंगे। और ये भी हो सकता है कि वापस जाने वाले इन बच्चों ने अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हमको ठहराया हो। अब उस दिन के बाद नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर बसने वाले लोगों का बाहर की दुनिया पर गुस्सा मजीद बढ़ गया। फिर कई सालों तक अगर कोई इंसान भूल कर भी इस आइलैंड पर जाता तो
तो ये लोग उसे मारकर उसकी बॉडी को किनारे पर ही लटका देते थे। यानी ये लोग इस आइलैंड पर आने वाले लोगों को एक सीधा साधा मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास आने की गलती भी कभी मत करना। अब साल 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब बंटवारे में अंडमान आइलैंड तक का सारा एरिया इंडिया के हिस्से में आ गया। यानी यहाँ पर बसने वाले तमाम लोग अब इंडियंस कहलाए जाने लगे और इन लोगों में नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड वाला ट्राइब कबीला भी शामिल था। हालांकि इस ट्राइब को तो ये भी मालूम नहीं है कि इंडिया है क्या चीज। अब इंडियन सरकार ने सोचा कि किसी तरह से इस नाराज और रूठे हुए कबीले से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए। साल 1967 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने ये चैलेंज अपने सर लिया। त्रिलोकनाथ पंडित और इसके कई सारे साथी बोट्स के जरिए आइलैंड के गिर्द चक्कर काटते और गिफ्ट्स फेंकते जाते और इन गिफ्ट्स फेंकने का रीजन ये था कि किसी तरह से ये लोग हमसे कांटेक्ट बना सके। अब एक दिन त्रिलोकनाथ पंडित और इनके साथ मिली नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने इस आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने का प्लान बनाया। ये लोग कैमरों और बाकी सब सामान के साथ 3 दिन तक इस आइलैंड के पास भटकते रहे और गिफ्ट्स फेंकते रहे। बिकॉज इनका सोचना था कि पहले हम इनको गिफ्ट्स देंगे और फिर इनके साथ फ्रेंडली तौर पर मिलकर इस आइलैंड पर जाकर डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। मगर तीसरे दिन आइलैंड में छुपे हुए ये लोग बाहर निकले और इनके सामने इनके गिफ्ट्स को किनारों से उठाकर तोड़ने लगे और इन लोगों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी, जिसमें एक तीर सीधा आकर डायरेक्टर की टांग पर लगा। अब नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और उल्टे पांव वापस लौट आए। इस आइलैंड की कुछ फुटेज वो दूर से रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए थे और ये वीडियो इस आइलैंड की पहली और आखिरी वीडियो है। अब ये सब कुछ होने के बावजूद भी त्रिलोकनाथ पंडित कई सालों तक यहाँ पर आते रहे और आखिरकार वो एक दिन इस ट्राइब के साथ राब्ता बनाने में कामयाब हो ही गए। उन्होंने कई सारी तस्वीरें भी खींची जिनमें इन लोगों को गिफ्ट्स लेते हुए भी देखा जा सकता है। त्रिलोकनाथ पंडित ने अपनी जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला को भी इस काम में शामिल किया था और इनको भी इस ट्राइब के साथ फ्रेंडली माहौल में देखा जा सकता है। कई सालों तक ये फ्रेंडली माहौल चलता रहा। फिर साल 1981 में एक शिप इस आइलैंड के पास आकर फंस गई और इस शिप में 30 लोग सवार थे जो कि रेस्क्यू का वेट करने लगे। कई दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया कि इस आइलैंड से 50 लोग बाहर निकलकर उनकी तरफ तीरों की बारिश कर रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी कॉल करके अपनी कंपनी से कांटेक्ट किया और फिर हेलीकॉप्टर की मदद से इनको एयरलिफ्ट कर लिया गया। इनकी ये शिप आज भी नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर मौजूद है, जिसको अर्थ मैप पर भी देखा जा सकता है। अब एक बात तो साफ है कि इस आइलैंड के लोग अगर किसी से राब्ता करते थे तो वो थे जस्ट अकेले त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी जूनियर मधुमाला। लेकिन जब त्रिलोकनाथ पंडित रिटायर हुए तो उसके बाद इस आइलैंड को बैन और सील कर दिया गया। तब से लेकर आज तक इस आइलैंड के गिर्द इंडियन नेवी की शिप्स भी पेट्रोल करती रहती हैं। मगर फिर भी साल 2006 में 2 मछुआरे मछलियां पकड़ने के चक्कर में यहाँ पर आ पहुंचे। उनके साथ आए दूसरे मछुआरों ने दूर से देखा कि इन दोनों मछुआरों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया और इनकी बॉडीज को किनारे पर ही लटका दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद 12 सालों तक किसी ने भी यहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं की। बट फिर साल 2018 में अमेरिका में रहने वाले जॉन एलन ने छुप छुप कर यहाँ पर जाने का फैसला किया। इस जॉन एलन की एज 26 साल थी और ये इंसान इस आइलैंड पर बसने वाले लोगों को क्रिश्चियन धर्म का मैसेज देना चाहता था। जॉन फ्लाइट की मदद से अंडमान आइलैंड पहुंचा और फिर कुछ मछेरों को पैसों का लालच देकर नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर पहुंचा। मगर अनफॉर्चुनेटली इसको भी मार दिया गया और मारे जाने वाले इन सब लोगों की बॉडीज को ये लोग किनारों पर ही लटका देते थे। तब से इंडियन सरकार ने इस ट्राइब को खुली छुट्टी दे रखी है कि ये जो कुछ भी चाहे अपने आइलैंड पर रहते हुए कर सकते हैं और बाहर की दुनिया को इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जाने की भी इजाजत नहीं है। अब ये आइलैंड इस दुनिया का वाहिद और इकलौता आइसोलेटेड आइलैंड है। मगर आज तक ये लोग बाहर के लोगों को यहाँ पर क्यों नहीं आने देते, इसको जानने के लिए हमें इस आइलैंड की हिस्ट्री में जाना होगा। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन की वो ट्राइब से हैं जो कि किसी वजह से हमसे हजारों साल पहले बिछड़ गई थी। 26,000 साल पहले हमारी अर्थ के ओशंस के पानी का लेवल बहुत कम हुआ करता था और उस टाइम से लेकर आज तक आहिस्ता आहिस्ता अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता गया और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये आइलैंड हमसे अलग हो गया। तब से लेकर आज तक ये हमारी दुनिया तो बदलती आ रही है, लेकिन इस आइलैंड पर शायद आज तक भी स्टोन एज चल रही है। ये लोग ना ही खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं और ना ही ये खुद कुछ उगाकर उसे खा सकते हैं, बल्कि ये लोग जस्ट अपने इस जंगल से फल तोड़ते हैं, समंदर की मछलियों का शिकार करते हैं और यही इनकी खुराक है। बट यार, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।